नमस्कार, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सुन रहे हैं निर्मल वर्मा की कहानी, तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। ये हमने अभी पाले हैं। पहले 2 थे, अब 4। बाकी कहाँ हैं? बाड़े के भीतर। वे भी बहुत छोटे हैं ना। पहले उसका मन भी खरगोश को छूने के लिए हुआ, किंतु उसका हाथ अपने आप बच्ची के सिर पर चला गया और वह धीरे धीरे उसके भूरे छोटे बालों से खेलने लगा। लड़की चुप खड़ी रही और खरगोश अपनी नाक सिकोड़ता हुआ उसकी ओर ताक रहा था। पापा? लड़की ने बिना सिर उठाए धीरे से कहा। क्या आपने डे रिटर्न का टिकट लिया है? नहीं, क्यों? ऐसे ही, यहाँ वापसी का टिकट बहुत सस्ता मिल जाता है। क्या उसने यही पूछने के लिए उसे यहाँ बुलाया था? उसने धीरे से अपना हाथ लड़की के सिर से हटा लिया। आप रात को कहाँ रहोगे? लड़की का स्वर बिल्कुल भावहीन था। अगर मैं यहीं रहूं तो? लड़की ने धीरे से खरगोश को बाड़े में रख दिया और खट से दरवाजा बंद कर दिया। मैं हंसी कर रहा था, उसने हंसकर कहा। मैं आखिरी ट्रेन से लौट जाऊंगा। लड़की ने मुड़कर उसकी ओर देखा। यहाँ 2-3 अच्छे होटल भी हैं। मैं अभी फोन करके पूछ लेती हूँ। बच्ची का स्वर बहुत कोमल हो गया, यह जानते ही कि वह रात को घर में नहीं ठहरेगा। वह माँ से हटकर आदमी के साथ हो गई। धीरे से उसका हाथ पकड़ा, उसे वैसे ही सहलाने लगी जैसे अभी कुछ देर पहले खरगोश को सहला रही थी, लेकिन आदमी का हाथ पसीने से तरबतर था। सुनो, मैं अगली छुट्टियों में इंडिया आऊंगी, इस बार पक्का है। उसे कुछ आश्चर्य हुआ कि आदमी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बाड़े में खरगोशों की खटर पटर सुनाई दे रही थी। पापा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम हर साल यही कहती हो। कहती हूँ, लेकिन इस बार मैं आऊंगी। डोंट यू बिलीव मी? भीतर चले? मम्मी हैरान हो रही होगी कि हम कहाँ रह गए। अगस्त का अंधेरा चुपचाप चला आया था। हवा में वीलों की पत्तियां सरसरा रही थी। कमरों के पर्दे गिर दिए गए थे, लेकिन रसोई का दरवाजा खुला था। लड़की भागते हुए भीतर गई और सिंक का नल खोलकर हाथ धोने लगी। वह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। सिंक के ऊपर आईने में उसने अपना चेहरा देखा। रूखी गर्द, बढ़ी हुई दाढ़ी और सूखे आंखों के बीच उसकी ओर हैरत से ताकता हुआ। नहीं, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं। पापा, क्या तुम अब भी अपने आप से बोलते हो? लड़की ने पानी में भीगा अपना चेहरा उठाया। वह शीशे की ओर उसे देख रही थी। हाँ, लेकिन अब मुझे कोई सुनता नहीं। उसने धीरे से बच्ची के कंधे पर हाथ रखा। क्या फ्रिज में सोडा होगा? तुम भीतर चलो, मैं अभी लाती हूँ। कमरे में कोई ना था। उसकी चीजें बटोर दी गई थी। सूटकेस कोने में खड़ा था। जब वे बाग में थे, उसकी पत्नी ने शायद उन सब चीजों को देखा होगा, उन्हें छुआ होगा। वह उसे चाहे कितनी नाराज क्यों न हो, चीजों की बात अलग थी। वह उन्हें ऊपर नहीं ले गई थी, लेकिन दोबारा सूटकेस में डालने की हिम्मत नहीं की थी। उसने उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद जब बच्ची सोडा और ग्लास लेकर आई, तो उसे सहसा पता नहीं चला कि वह कहाँ बैठा है। कमरे में अंधेरा था, पूरा अंधेरा। सिर्फ इतना जिसमें कमरे में बैठा आदमी चीजों के बीच चीज जैसा दिखाई देता है। पापा, तुमने बत्ती नहीं जलाई? अभी जलाता हूँ। वो उठकर स्विच को ढूंढने लगा। बच्ची ने सोडा और ग्लास मेज पर रख दिया और टेबल लैंप जला दिया। मम्मी कहाँ है? वह नहा रही है, अभी आती होगी। उसने अपने बैग से विस्की निकाली, जो उसने फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर खरीदी थी। ग्लास में डालते हुए उसके हाथ ठिठक गए। तुम्हारी जिंजर एल कहाँ है? मैं अब असली बियर पीती हूँ। लड़की ने हंसकर उसकी ओर देखा। तुम्हें बर्फ चाहिए? नहीं, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? बाड़े में खाना डालने, नहीं तो वे एक दूसरे को मार खाएंगे।
वो बाहर गई तो खुले दरवाजे से बाग का अंधेरा दिखाई दिया, तारों की पीली पीली तलछट में झिलमिलाता हुआ। हवा नहीं था, बाहर का सन्नाटा घर की अदृश्य आवाजों के भीतर से छन कर आता था। उसे लगा वह अपने घर में बैठा है, जो कभी बरसों पहले होता था वह अब हो रहा है। वह शावर के नीचे गुनगुनाती रहती थी, और जब वह बालों पर तौलिया साफों की तरह बांध कर बाहर निकलती थी, तब पानी की बूंदें बाथरूम से लेकर उसके कमरे तक एक लकीर बनती जाती थी। पता नहीं वह लकीर कहाँ बीच में सूख गई, कौन सी जगह, किस खास मोड़ पर वह चीज हाथ से छूट गई, जिसे वह कभी दोबारा नहीं पकड़ सका। उसने कुछ और विस्की डाली, हालांकि ग्लास अभी खाली नहीं हुआ था। उसे कुछ अजीब लगा कि पिछली रात भी यही घड़ी थी जब वह पी रहा था, लेकिन तब वह हवा में था। तब उसे एयर होस्टेस की आवाज़ सुनाई दी कि हम चैनल पार कर रहे हैं, तो उसने हवाई जहाज की खिड़की से नीचे देखा। कुछ भी दिखाई नहीं देता था, न समुद्र, न लाइट हाउस, सिर्फ अंधेरे, अंधेरा में बहता हुआ अंधेरा, फिर कुछ भी नहीं। और तब नीचे अंधेरे में झांकते हुए उसे ख्याल आया कि वह चैनल जो नीचे कोई कहीं दिखाई नहीं देता था, असल में कहीं भीतर है, उसकी एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी तक फैला हुआ, जिसे वह हमेशा पार करता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कहीं का भी नहीं, ना कभी कहीं से आता हुआ, ना कहीं पहुंचता हुआ। बिंदु कहाँ है? उसने चौंक कर ऊपर देखा। वह वहां कब से खड़ी थी, उसे पता ही नहीं चला। बाहर बाग में, उसने कहा खरगोश को खाना देने। वह अलग खड़ी थी, बैनिस्टर के नीचे। नहाने के बाद उसने एक लंबी मैक्सी पहन ली थी, बाल खुले थे, चेहरा बहुत धुला और चमकीला सा लग रहा था। वह मेज पर रखे उसके ग्लास को देख रही थी। उसका चेहरा शांत था, शावर ने जैसे न केवल उसके चेहरे को बल्कि उसके संताप को भी धो डाला था। बर्फ भी रखी है, उसने कहा। नहीं, मैंने सोडा ले लिया, तुम्हारे लिए एक बना दूं? उसने सिर हिलाया, जिसका मतलब कुछ भी था। उसे मालूम था कि गर्म पानी से नहाने के बाद उसे कुछ ठंडा पीना अच्छा लगता था। अरसे बाद भी वह उसकी आदतें नहीं भूला था, बल्कि उन आदतों के सहारे ही दोनों के बीच पुरानी पहचान लौट आती थी। वह रसोई में गया, उसके लिए एक ग्लास ले आया, उसमें थोड़ी सी बर्फ डाली। जब विस्की मिलाने लगा तो उसकी आवाज़ सुनाई दी, बस इतनी काफ़ी है। वह धुली हुई आवाज़ थी, जिसमें कोई रंग नहीं था, ना स्नेह का ना नाराज़गी का, एक शांत और तटस्थ आवाज़। वह सीढ़ियों से हटकर कुर्सी के पास चली आई थी। तुम बैठोगी नहीं? उसने कुछ चिंतित होकर पूछा। उसने अपना ग्लास उठाया और वहीं स्टूल पर बैठ गई जहां दोपहर को बैठी थी, टीवी के पास, लेकिन टेबल लैंप के से दूर, जहां सिर्फ रोशनी की एक पतली सी झाई उस तक पहुंच रही थी। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, घर में सब लोग कैसे हैं? ठीक है, ये सब उन्होंने ही भेजा है, मुझे मालूम है, औरत ने कुछ थके स्वर में कहा। क्यों, उन बेचारों को तंग करते हो? तुम ढो ढो कर इन चीज़ों को लाते हो और वे यहाँ बेकार पड़ी रहती हैं। वे यही कर सकते हैं, उसने कहा। तुम बरसों से वहाँ गई नहीं, वे बहुत याद करते हैं। अब जाने का कोई फ़ायदा है? उसने ग्लास से लंबा घूंट लिया। मैंने अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम बच्ची के साथ तो आ सकती हो। उसने अभी तक हिंदुस्तान नहीं देखा। वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, अगले साल वो 14 की हो जाएगी। कानून के मुताबिक तब तक वो कहीं भी जा सकती है। मैं कानून की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे बिना वह कहीं नहीं जाएगी। स्त्री ने ग्लास की भीगी सतह से आदमी को देखा। मेरा बस चले तो उसे वहां कभी ना भेजूं। क्यों? आदमी ने उसकी ओर देखा। वह धीरे से हंसी। क्या हम दो हिंदुस्तानी उसके लिए काफी नहीं हैं? वह बैठा रहा। कुछ देर बाद रसोई का दरवाजा खुला। लड़की भीतर आई, चुपचाप दोनों को देखा
और फिर जीने के पास चली गई जहाँ टेलीफोन रखा था। किसे कर रही हो? औरत ने पूछा। लड़की चुप रही, फोन का डायल घुमाने लगी। आदमी उठा, उसकी ओर देखा। थोड़ा सा और लोगी? नहीं, उसने सिर हिलाया। आदमी धीरे धीरे अपने ग्लास में डालने लगा। क्या बहुत पीने लगे हो? औरत ने कहा। नहीं, आदमी ने सिर हिलाया। सफर में कुछ ज्यादा ही हो जाता है। मैंने सोचा था अब तक तुमने घर बसा लिया होगा। कैसे? उसने स्त्री को देखा। तुम यह कैसे भ्रमित सी बातें कर रहे हो? औरत कुछ देर तक नीरव आंखों से उसे देखती रही। क्यों? उस लड़की का क्या हुआ? वो तुम्हारे साथ नहीं रहती? स्त्री के स्वर में कोई उत्तेजना नहीं थी, न कलेश की कोई छाया थी। जैसे दो व्यक्ति मुद्दत बाद किसी ऐसी घटना पर चर्चा कर रहे हों जिसने एक झटके से दोनों को अलग छोरों पर फेंक दिया था। मैं अकेले रहता हूँ, माँ के साथ, उसने कहा। औरत ने तनिक विस्मय से उसे देखा। क्या बात हुई? कुछ नहीं, मैं शायद साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। उसका स्वर असाधारण रूप से धीमा हो आया, जैसे वह उसे अपनी किसी गुप्त बीमारी के बारे में बता रहा हो। तुम हैरान हो, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। वह कुछ और कहना चाहते थे। प्रेम के बारे में, वफादारी के बारे में, विश्वास और धोखे के बारे में। कोई बड़ा सत्य जो बहुत से झूठ से मिलकर बनता है, विस्की की धुंध में बिजली की तरह कौंधता है और दूसरे क्षण हमेशा के लिए अंधेरे में लोप हो जाता है। लड़की शायद इस क्षण की ही प्रतीक्षा कर रही थी। वह टेलीफोन से उठकर आदमी के पास आई। एक बार माँ को देखा। वह टेबल लैंप के पीछे अंधेरे के आधे कोने में छिप गई थी और आदमी वह ग्लास के पीछे सिर्फ एक डबडबाता सा डब्बा बनकर रह गया था। पापा? लड़की के हाथ में कागज का पुर्जा था। यह होटल का नाम है। टैक्सी तुम्हें सिर्फ 10 मिनट में पहुंचा देगी। उसने लड़की को अपने पास खींच लिया और कागज जेब में रख लिया। कुछ देर तक तीनों चुप बैठे रहे, जैसे बरसों पहले यात्रा पर निकलने से पहले घर में सब प्राणी एक साथ सिमट कर चुप बैठ जाते थे। बाहर बहुत से तारे निकल आए थे, जिसमें बूढ़ी विलो, झाड़ियों और खरगोश का बाड़ा एक निस्पंद पीले आलोक के में पास पास सरक आए थे। उसने अपना ग्लास मेज पर रखा, फिर धीरे से लड़की को चूमा, अपना सूटकेस उठाया और तब लड़की ने दरवाज़ा खोला तो वह क्षण भर देहरी पर ठिठक गया। मैं चलता हूँ, उसने कहा। पता नहीं यह बात उसने किससे कही थी, किंतु जहाँ वह बैठी थी वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। वहाँ उतनी ही घनी चुप्पी थी जितनी बाहर अंधेरे में जहाँ वह जा रहा था। हम अपनी अगली कहानी के साथ आपसे मिलेंगे, जिसका शीर्षक होगा परिंदे।